अच्छा, तो ये वह कार्तिक कपूर है जो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, यूं ही तुम्हारे चारों तरफ घूमता रहता है। एक टेढ़ी हंसी के साथ रंभा ने कहा। प्यार करते हैं मुझसे और मैं उनसे, पति पत्नी हैं हम, क्या इतना काफ़ी नहीं है उनका मुझ पर फिदा होने के लिए। नंदी भी जवाब देना जानती थी और रंभा कैसी थी ये भी वो जानती थी। वाह क्या बात है, महज कुछ महीनों की शादी में इतना प्यार हो गया उसे तुमसे। मैं तो पूरे 2 साल तक उसी घर में रह रही थी, अपने हाथों से खिलाना तो छोड़ो, मेरे साथ बैठकर भी नहीं खाया कभी। उसे कहते कहते रंभा के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा था और धीमे धीमे कदमों से नन्ही की ओर बढ़ रही थी। नन्ही जो कि अब तक सीढ़ियों की तरफ उतरने के लिए आ रही थी, धीरे धीरे अपने कदम पीछे करने लगती है। यहाँ हॉल के कार्तिक फ़ोन अपने जेब में रखते हुए पीछे पलटा और नन्ही को ढूंढने लगा। वो चारों तरफ घूमता रहा पर नन्ही नहीं दिखाई। तभी रघुवीर जी मिले। पापा, नन्ही को देखा आपने? कार्तिक उनसे पूछता है। बेटा, वो तो तुमसे ही मिलने छत पर गई थी। छत पर मैं तो कॉल रिसीव करने बाहर गया था। कार्तिक बोला। छत पर गई है, तुमसे मिलने जा रही है, यही कहा था मुझे। ये लड़की भी ना। मैं देखता हूँ, कहकर कार्तिक छत की ओर बढ़ जाता है। उसे नन्ही पर गुस्सा भी आ रहा था। उसे कह रहा कर गया था कि वह वहीं पर उसका इंतज़ार करे, पता नहीं कहाँ चली गई है। उसने अपने आप से कहा, बहुत प्यार से बात करने लगा हूँ तुमसे, इसलिए बातें नहीं सुन रही हो ना। अभी 2 बातें सुनाऊंगा तो आंसू के साथ साथ बुद्धि भी तुम्हारे काम करने लगेगी। अपने ही ख्यालों में वह छत की ओर बढ़ रहा था। रघुवीर जी भी नन्ही की चिंता करते हुए पीछे पीछे आ रहे थे। वो भी जानते थे शायद कार्तिक कहीं गुस्सा ना हो जाए। रघुवीर जी रहेंगे तो कार्तिक नानी को थोड़ा सा कम डांटेगा। नन्ही को यही सोचकर रघुवीर जी पीछे पीछे छत की ओर बढ़ रहे थे। छत पर रंभा गुस्से से नन्ही की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या दिक्कत थी मेरे बच्चों को मुझे देने में? तुम्हारे तो बच्चे भी नहीं हैं वो। बच्चे सिर्फ जन्म देने से नहीं आपके हो जाते। कभी सोचा है आपने कि जब वह अपने बच्चों को, दूसरे बच्चों को अपनी माँ के साथ खेलते हुए देखते होंगे तो उनका मन पर क्या बीतती होगी? बेशक उनके पास पूरा परिवार था, सभी उन दोनों बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, क्या उनके मन में नहीं आता होगा कि जिस तरह से प्रीति दीदी और रिंकी बच्चों की देखभाल करती हैं, मेरी माँ भी करती। बिना बच्चों को जन्म दिया कि ममता आ गई है ना तुम्हारे अंदर, कहकर रंभा नन्ही के करीब बढ़ रही थी और नन्ही अपने पैर धीरे धीरे पीछे की तरफ कर रही थी। नन्ही को रंभा की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और जलन दिखाई दे रही थी। नन्ही रंभा से ज़्यादा बातें नहीं करना चाहती थी, इसलिए बोली, रंभा जी, मुझे ना तो आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी है और न ही आपकी बातों को सुनने में, बल्कि मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि आपने मुझे धोखे से यहाँ बुलाया, कहकर नन्ही जाने के लिए पीछे मुड़ती है। तभी रंभा ने अपने हाथ को बढ़ाया और नन्ही को धक्का दे दिया। एक दर्दनाक चीख के साथ वह नन्ही का सर सीढ़ी के पास के स्लाइडिंग पर लगा और वह सीढ़ी पर गिर जाती है। कार्तिक जो कि उसी की तरफ आ रहा था, उसे नन्ही सीढ़ियों से गिरते हुए दिखाई दी। वह नन्ही का नाम लेकर चीखा। नन्ही, रघुवीर जी की भी नज़र नन्ही पर पड़ी। वो भी नन्ही का नाम लेकर चिल्लाते हुए भागे। कार्तिक और रघुवीर जी दोनों दौड़ते हुए सीढ़ियों की तरफ आए। यहाँ छत की पहली सीढ़ी से नन्ही जो कि गिरी तो लुढ़कते लुढ़कते वह सीढ़ियों से नीचे तक आकर गिर चुकी थी। तब तक कार्तिक उस तक पहुंचता, तब तक नन्ही सबसे नीचे गिर चुकी थी। सर, चेहरा पूरा खून ही खून भरा हुआ था। कार्तिक उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, नंदिनी। नन्ही की आंखें नहीं खुल पा रही थी, मगर वह होश में थी। लगातार उसकी दर्द से आह निकल रही थी। रघुवीर जी उसके चेहरे को थामते पर बोले, बेटा आँख खोलो, देख तेरे पापा यहाँ पर है। नन्ही ने अपने पापा की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आँख खोलने की कोशिश की, मगर जख्म बहुत ज़्यादा था। कार्तिक नन्ही को गोद में उठाता है और लेकर गाड़ी की तरफ भागता है। यहाँ हॉल में कुछ सेकंड के अंदर मानो जैसे खामोशी छा गई थी। रघुवीर जी
अपने सालों से बोले, हम जाते हैं, शादी है, आप सभी इसको पूरा करके ही आइएगा। बच्चों की खुशी का दिन है, उन्हें उदास मत होने दीजिएगा। उन्होंने अपने सालों के कंधे को थपथपाया और कार्तिक के पीछे पीछे दौड़ गए। अर्पित भी अपने भाई की शादी को छोड़कर नन्ही के लिए कार्तिक के पीछे पीछे बाहर आया। तब तक कार्तिक अपनी गाड़ी लेकर निकल चुका था। रघुवीर जी अपनी गाड़ी लेते हैं और सभी उनके साथ बैठ जाता है और सभी हॉस्पिटल की तरफ निकल जाते हैं। कार्तिक ने ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा, अमर को कॉल करो। ड्राइवर कार्तिक की सेक्रेटरी अमर को कॉल करके सब कुछ बता देता है और मेडिकल फैसिलिटीज़ को तैयार करने के लिए कहता है। अमर ने हॉस्पिटल में कॉल करके इमरजेंसी में सारी तैयारी करवा दी थी। यहाँ गाड़ी की सीट पर नन्ही को अपनी गोद में लिए कार्तिक लगातार उसे आवाज़ दिए जा रहा था। नन्ही बेहोश नहीं थी, इस कारण हुआ कुछ बड़बड़ा रही थी, पर कार्तिक में इतना होश नहीं था कि वह सुन भी पाता कि नन्ही क्या कह रही है। नन्ही, मेरी तरफ देख लो, आंखें खोलो। नन्ही बहुत हिम्मत करके आंखें खोलती है। उसकी आंखें खून सी लाल हो चुकी थी। कार्तिक का पूरा कपड़ा खून से लाल हो चुका था। नन्ही कार्तिक की तरफ देखती है, उसके हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मुझे नहीं मरना है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कुछ नहीं होने दूंगा। नन्ही दर्द से रोते हुए बोली, मैं जीना चाहती हूँ मिस्टर कपूर, मुझे आपके साथ जीना है। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कह रहा हूँ ना, मेरी बात पर यकीन करती हो या नहीं? नंदी मुस्कुराकर कार्तिक की तरफ बोलेगी, हम हमेशा साथ रहेंगे ना? कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर और उसके सर को प्यार से थामता है। नन्ही की दर्द में चीख निकल गई, मिस्टर कपूर। कार्तिक अपने हाथों को वहाँ से हटा लेता है। ओ रंबा, उन्होंने वो मुझे कहते कहते ही नन्ही बेहोश हो चुकी थी। कार्तिक उसे आवाज़ देता गया, मगर नन्ही ने अपनी आंखें नहीं खोली। वह ड्राइवर की तरफ देखकर बोला, जल्दी करो, सर आ गए हैं। कहते हुए ड्राइवर गाड़ी हॉस्पिटल के अंदर ले ली। जल्दी जल्दी नन्ही को अस्पताल में अंदर लेकर जाया गया। डॉक्टर, पूरी टीम पहले आ चुकी थी। अमर ने सारी तैयारी अपने लेवल पर करा लिया था। एक एक करके लोगों का आना शुरू हो चुका था। रघुवीर जी, अर्पित, प्रीति, सत्यम, अरविंद, रिंकी, कार्तिक के मम्मी पापा, दादा दादी, सबने मानो जैसे हॉस्पिटल में आकर अपना डेरा जमा लिया था। खून काफ़ी बह जाने के कारण डॉक्टर ब्लड बैंक से खून लेकर आते हैं। कार्तिक इस वक्त दीवार से टिककर अपनी गर्दन को झुका हुआ खड़ा था। उसकी नज़रों के सामने अब भी वो सीढ़ियों से गिरती हुई नंदिनी थी। किस तरह वह एक तक सीढ़ी पर लुढ़कती जा रही थी, अभी उसे याद आ रहा था। उसके कारण वह समझ रहा था कि नंदिनी इस वक्त कितनी सीरियस होगी। तभी उसके कंधे पर सत्यम ने अपना हाथ रखते हुए कहा, डोंट वरी, सब ठीक होगा। कार्तिक बिना कुछ कहे अभी यूं ही खड़ा था। उसके कानों में नन्ही की बातें गूंजने लगी थी, मैं जीना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती, हम दोनों पूरी ज़िंदगी एक साथ रहेंगे ना। कार्तिक को पहली बार किसी से प्यार हुआ था। उसने पहली बार किसी के लिए इतने सारे सपने देखे थे। ऐसे एक पल में उसके सारे सपने जैसे चूर चूर होने को तैयार हैं। ओटी का दरवाज़ा खुला तो एक डॉक्टर बाहर आया। कार्तिक ने ही उसे देखा। कार्तिक डॉक्टर के पास दौड़ते हुए आया। उस डॉक्टर को पकड़कर बोला, कैसी है नन्ही, तुम अभी बाहर क्यों आ गए? देखिए मिस्टर कार्तिक, वो अभी बेहोश है, मैंने अपना काम कर दिया है, बाकी डॉक्टर अपना काम करेंगे। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्या काम किया तुमने? तुम ही कह रहे हो कि वो बेहोश है, तो कैसे हो गया तुम्हारा काम? मिस्टर कपूर, मैं एनेस्थीसिया दिया था, बाकी डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, आप हौसला रखिए। डॉक्टर बिना डरे अपनी बात कार्तिक को कह देता है। कार्तिक ने डॉक्टर को छोड़ दिया। दादी माँ रोते हुए बोली, भगवान इतना निर्दय नहीं हो सकता, अब जाकर तो मेरी पोते की ज़िंदगी में खुशी आई थी, वो खुशियाँ को नहीं छीन सकता। दादी कार्तिक के माँ के गले लगी रोई जा रही थी। दादी जी उन्हें अपने साथ लेकर दूसरी तरफ आ जाती हैं। भगवान कुछ नहीं करेगा, जो करेगा वह डॉक्टर करेगा, कार्तिक ज़ोर से चिल्लाया। तभी कार्तिक की नज़र ऑपरेशन थिएटर से कुछ दूर पर लगे राधा कृष्ण की मूर्ति पर गई
और कुछ पल के लिए जैसे वो मूर्ति में खो गया। लगभग 5 घंटा हो चुका था। कार्तिक अपने एक पैर को मोड़ और दूसरे पैर को फैला ज़मीन पर बैठा हुआ था। पूरे घर वाले वहीं बगल में बैठे हुए कार्तिक को देख रहे थे। वो कितना ज़्यादा परेशान है ये उसके चेहरे पर ही नज़र आ रहा था। 6 घंटे बाद ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खुला था। कार्तिक दौड़ते हुए डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क को उतारते हुए बोले, शी इज़ क्रिटिकल। हमने अपनी पूरी कोशिश की है। अब भगवान से प्रार्थना कीजिए कि 24 घंटे के अंदर उन्हें होश आ जाए। कार्तिक डॉक्टर पर चिल्लाता हुआ बोला, अरे अगर हमें भगवान से प्रार्थना करना है तो तुम इतनी देर से अंदर क्या कर रहे थे? डॉक्टर कार्तिक से बोला, देखिए सर, हमने अपना काम कर दिया है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं हर पेशेंट को बचाने की, जो कि हमने कर दिया है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमारे भी हाथ में नहीं होता, वे भगवान के हाथ में होता है। कार्तिक डॉक्टर की तरफ बढ़े हुए हाथ को सत्यम पकड़कर पीछे करते हुए बोला, कार्तिक कंट्रोल योरसेल्फ। वो डॉक्टर हैं, तुम जानते हो ना। ऑपरेशन रूम उनका दरवाज़ा जो थोड़ा सा खुला हुआ था वो पूरा खोला। स्ट्रेचर पर नन्ही को लेकर दो। नर्स बाहर लेकर आई। कार्तिक डॉक्टर को छोड़कर अब नन्ही की तरफ भाग कर आया। नंदिनी, नन्ही तुम ठीक हो? तुम्हें दर्द हो रहा है? नन्ही मेरी तरफ देखो। उसने नन्ही के गाल को छुआ। नर्स धीरे से बोली, सर वो बेहोश है। पर कार्तिक जैसे उसकी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा था। वो लगातार अपनी ही बातों को दोहराए जा रहा था। नर्स बेबसी में कपूर परिवार की तरफ देखती है। सत्यम और अरविंद आगे आए और कार्तिक का हाथ पकड़कर उसे थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचने लगे। कार्तिक अपने हाथों को छुड़ाते हुए बोला, भाई सो सुनती है मेरी बात, मेरी सभी बातें मानती है। उसने फिर से नन्ही को आवाज़ दिया। सत्यम अपनी तरफ खींचते हुए नर्स से आंखों से नन्ही को ले जाने का इशारा किया। भाई अब कार्तिक बोल रहा था कि सत्यम उसकी बात को काटते हुए बोला, उससे पहले बेड पर लेटाने दे, फिर तुझे जो बात करनी है वो जाकर कर लेना। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और नन्ही के पीछे पीछे जाने लगा। नन्ही को बिस्तर पर लेटाने के बाद लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम की सारी मशीनों को उसकी बॉडी से एक एक करके अटैच कर दिया जाने लगा। कार्तिक दूर से ही ये सभी चीज़ होते हुए देख रहा था। नन्ही के हाथ में लगे हुए स्ट्रिप और इंजेक्शन के लिए लगाए गए इक्विपमेंट को देखकर कार्तिक को अचानक याद आया कि एक बार बस रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए जब डॉक्टर के पास गए थे, उस मामूली से इंजेक्शन के दर्द से ना जाने कितना रोई थी। चलते चलते ठोकर लग जाने पर भी आधे घंटे तक अपने आंखों में आंसू लिए बैठी रहती थी। एक मामूली सी चोट लगने पर भी चीख चिल्लाकर अपने पूरे घर को इकट्ठा करने वाली लड़की इस वक्त जाने कितने ही चोट अपने शरीर पर लेकर चुपचाप पड़ी हुई थी। लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को अच्छी तरह से नन्ही की बॉडी पर लगा देने के बाद डॉक्टर जब बाहर निकलने लगे तो कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, उसको होश कब आएगा? कार्तिक की आवाज़ में जो गुस्सा था उस डॉक्टर को भी डर लग रहा था। फिर भी डॉक्टर हिम्मत करते हुए बोला, 24 घंटे में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो? कार्तिक ने कहा, तो फिर क्या करना होगा? अगर 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया इसका मतलब है कि मैडम कोमा में जा चुकी हैं, कहकर डॉक्टर ने अपनी गर्दन झुका लिया। कार्तिक गुस्से से डॉक्टर की तरफ बढ़ा। तब तक डॉक्टर तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। रघुवीर जी नन्ही का हाथ थामे बैठे हुए थे। उनकी आंखों में आंसू अब टिक नहीं रहे थे। रो रो कर आंखें सूज गई थी। अपने पत्नी को उन्होंने खो दिया था और उनके लिए नन्ही उनका सबसे बड़ा सहारा थी। उनके ज़िंदगी जीने की वजह थी नन्ही, और आज वही अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही थी। तभी उनके पीठ पर आकर किसी ने आकर अपना हाथ रख दिया। रघुवीर जी पीछे पलट कर देखते हैं। कार्तिक के दादाजी उन्हें भरोसा देते हुए बोले, वो ठीक हो जाएगी। इतने सारे लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान इतने सारे लोगों की प्रार्थना नहीं ठुकराएगा। रघुवीर जी अपनी आंखों से पहले आंसू को पोंछते हुए बोली, मैं तो जी ही इसी के लिए जा रहा हूँ। मैं ये सोचता रहा कि पता नहीं इसके आगे की ज़िंदगी कैसी होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा। अरे अब जाकर तो मैं इसकी ज़िम्मेदारी से बेफिक्र हुआ था। ये सोच रहा था कि मेरी बेटी अब पूरी ज़िंदगी खुश रहेगी, और आज उसकी ये हालत है।
दादाजी ने उनके कंधे को थपथपाया और उन्हें बहुत भरोसा रखने के लिए कहा। कार्तिक वही था, वह सब सुन रहा था। क्या भगवान सच में इतना ताकतवर होता है कि वह नन्ही की जान बचा ले? वह कमरे से बाहर आया। उसे याद आया कि उसने ऑपरेशन थिएटर के बगल में राधे कृष्ण की मूर्ति देखी थी। वह वार्ड से निकलकर उस राधे कृष्ण की मूर्ति के पास चला गया और कुछ पल के लिए विश्वास के भाव से उसे मूर्ति की तरफ देखते रहा। उसे याद आया किस तरह नन्ही रोज सुबह मंदिर में पूजा किया करती थी। आरती और प्रसाद तो कभी आज तक उसने लिया ही नहीं था, लेकिन फिर भी हर बार नन्ही उसके पास आती थी, ये उम्मीद से कि वो आरती ले लेगा और प्रसाद खा लेगा। उसके कदम अब अपने आप उस छोटे से मंदिर के अंदर जाने लगे तो एक अधेड़ उम्र की औरत ने कार्तिक का हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। कार्तिक ने उस औरत की तरफ देखा तो उस औरत ने कार्तिक के पैरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, अंदर जा रहे हो? जूते उतार कर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जा रहा। ये कुछ नहीं कर सकते। जो करना होगा डॉक्टर करेंगे। कार्तिक मूर्ति की ओर देखते हुए बोला। औरत मुस्कुराई और बोली, बिल्कुल, जो करना होगा डॉक्टर करेंगे, पर प्रार्थना में जो शक्ति है उसके आगे विज्ञान भी हार जाता है। साइंस के आगे ये कुछ नहीं कर सकते हैं। कार्तिक ने उस औरत से कहा, कभी सोचा है विज्ञान से जुड़ा हुआ हॉस्पिटल में भी भगवान से जुड़ा हुआ कुछ न कुछ ज़रूर दिखेगा। जाति और धर्म के हिसाब से भले ही लोग उनको अलग अलग कहें और उनके अलग अलग प्रतिमाओं की पूजा करें, लेकिन विज्ञान पर सबसे ज़्यादा भरोसा करने वाले डॉक्टर भी अपना काम ख़त्म करने के बाद यही कहते हैं कि भगवान पर भरोसा रखिए। कार्तिक उसे औरत को देखना छोड़कर सामने उस राधा कृष्ण की प्रतिमा की तरफ देखने लगता है। तब वह औरत कहती है, अपने मन को शांत करो, अपने हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करके प्रभु का ध्यान करो। जो भी तुम्हारे मन में उलझने हैं, ऐसा समझो कि वे तुम्हारे सामने बैठे हैं और तुम अपनी बातें उनसे कहो। यकीन मानो, अगर तुम्हारे मन में सच्चाई होगी तो तुम्हें इसका जवाब जरूर मिलेगा। कहकर वो औरत वहाँ से चली गई। कार्तिक ने 2 पल को कुछ सोचा और फिर उसने अपने जूते को उतार कर वहीं छोड़ दिया और भगवान की मूर्ति के सामने जाकर जैसा उस औरत ने कहा था उसी तरह से अपनी आंखें बंद करके हाथ छोड़कर अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। मन में अब भी नन्ही का ख्याल था। उसकी खून से लथपथ बॉडी थी। पत्तियों से घिरी हुई नन्ही उसे दिखाई दे रही थी, मगर कुछ ही पल के बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति को उसने महसूस किया। यहाँ डॉक्टर नन्ही को चेक करने के लिए हर थोड़ी थोड़ी देर पर वार्ड में आ रहे थे। वक्त बीतता जा रहा था और 24 घंटे में लगभग होने को आ गया था, मगर नन्ही अब तक होश में नहीं आई थी। कार्तिक ने नन्ही के हाथ को पकड़कर उसे आवाज़ देते हुए कहा, उठ जाओ नन्ही, मेरे लिए ना सही अपने पापा के लिए ही उठ जाओ। अगर मुझसे भी ज़्यादा तुम्हारे किसी की ज़रूरत है तो वो तुम्हारे पापा हैं। मगर नन्ही के अंदर 24 घंटे बीतने के बाद भी उसकी सेहत में कोई बदलाव नहीं आया। 24 घंटे मानो जैसे 24 साल की तरह बीते। कार्तिक अपने आप में इतना ज़्यादा गुस्से में था कि वह इस अस्पताल को आग लगा देना चाहता था। अपने गुस्से को अब अपने आप में बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। आईसीयू होते हुए भी कार्तिक को कमरे से निकाल पाना डॉक्टर के बस में बात नहीं थी। लोग आकर मिलकर चले जाते हैं, मगर कार्तिक वार्ड को छोड़ना तो दूर अपनी जगह से हिला तक नहीं था। अभी एक डॉक्टर आकर नन्ही की ड्रिप को बदलकर दूसरी ड्रिप लगाने के बाद उसे बोतल में इंजेक्शन डाल रहा था। तब उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। कमरे में उसने कार्तिक को देखा था और उसका गुस्से से भरा हुआ चेहरा भी उसे याद था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। बिना पीछे देख उसने जैसे तैसे करके उस इंजेक्शन को उस ग्लूकोज के बोतल में डाला और इंजेक्शन वहीं डिब्बे में फेंकते हुए हिम्मत करने के बाद पीछे की तरफ पलटा। उसके पलटते ही कार्तिक ने उसके कॉलर को पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, 24 घंटे बीत गए तुम्हारे, अब उसे होश में लाओ। सर, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अभी कर देता, मगर आप भी जानते हैं इंजरी बहुत गहरी है। ये सुनते ही कार्तिक ने उस डॉक्टर को वहाँ से उठाकर दूसरी तरफ पटक दिया। इस आवाज़ को सुनते ही बाहर बैठे रघुवीर जी
और कार्तिक के पापा दौड़ते हुए अंदर आए। डॉक्टर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, जबकि कार्तिक उसे डॉक्टर को घूर कर देख रहा था। रघुवीर जी झट से आगे आए और डॉक्टर को उठाकर बाहर की तरफ ले जाने लगे, जब कार्तिक चिल्लाते हुए बोला, याद रखना, अगर ये जागी नहीं तो तुम सबको सुला दूंगा मैं। कार्तिक के पापा ने चिल्लाते हुए उसे डांटते हैं। कार्तिक अपने पापा की तरफ गुस्से से देखने लगा तो उनकी भी नज़र नीचे झुक गई। तभी फिर से कमरे का दरवाज़ा खुला और प्रीति दादी माँ को लेकर अंदर आई। प्रीति अपने हाथ में एक छोटा सा बॉक्स लेकर आई थी। वह आगे बढ़ी और नन्ही के माथे से एक रुद्राक्ष को लगाकर अपने साथ लाए हुए कुमकुम को उसके माथे पर लगा दिया। दादी माँ, जिनके हाथ में इस वक्त रुद्राक्ष की माला थी, वहीं सोफे पर जहाँ पर अब तक कार्तिक बैठा हुआ था, नन्ही की तरफ देखते हुए जाप करने लगी। कार्तिक वहीं पर सबके साथ बैठा नन्ही को देख रहा था। 28 घंटे हो गए थे, नन्ही को होश नहीं आया था। कार्तिक की आंखों के आगे नन्ही की शरारत, उसका गुस्से से कार्तिक से लड़ना, उसका झूठ मूठ का नाराज़ होना, कार्तिक के नाराज़ होने पर नन्ही का अंतरंगी तरीके से कार्तिक को मनाना, ये सब सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी उसके सामने सीढ़ी से गिरती हुई नन्ही दिखाई दी। खून से लथपथ उसकी गोद सिमटी हुई नन्ही अपने कार्तिक को देखकर भरोसे से कहती हुई कि वह जीना चाहती है। तभी कार्तिक के कानों में नन्ही की आवाज़ आई, ओ रंभा। उन्होंने वो मुझे अचानक ही ऐसे लगा जैसे कि उसने छत पर रंभा को देखा हो और नन्ही के मुंह से भी रंभा का नाम सुना था। एक ही पल में उसका दिमाग मानो जैसे घूम सा गया। नंदिनी को उस हाल में देखने के बाद वह इस कंडीशन में नहीं था कि वह सोच पाता कि नन्ही ने क्या कहा। यह उसने नन्ही को सीढ़ी से गिरते वक्त ऊपर किसी को देखा था, लेकिन हॉस्पिटल के सोफे पर बैठा कार्तिक अपनी आंखें बंद किए अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाए कुछ सोच रहा था। एक एक करके वह सभी कड़ियों को जोड़ने लगा। नन्ही जब सीढ़ियों से गिर रही थी, उस वक्त वह नन्ही की तरफ दौड़ा था और उस वक्त उसे ऊपर आखिरी सीढ़ी पर शायद रंभा देखी थी। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है कि नन्ही ने रंभा का नाम लिया था। कार्तिक ने अपना फ़ोन निकाल कर देखा। इस वक्त सुबह के 10 बज रहे थे। वे अपने आदमी को फ़ोन करके वेंडिंग हॉल के सीसीटीवी फुटेज को लाने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे के बाद उस आदमी ने कॉल करके कार्तिक से कहा कि उसने सब अरेंज कर दिया है। ओके, तुम वहीं रुको, सारी फुटेज ठीक से चेक करना, मैं आ रहा हूँ। अपने मोबाइल को अपने पॉकेट में रखने के बाद कार्तिक ने नन्ही की तरफ देखा। वह अब तक हॉस्पिटल से गया नहीं था, लेकिन अब उसके दिमाग में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। वह नन्ही के बगल वाली चेयर पर जाकर बैठ गया और एक टक नंदिनी को देख रहा था, जो इस वक्त बेड से गिरी पड़ी हुई थी। उसके सर पर, माथे पर, कंधे पर बैंडेज था। कार्तिक ने अपने मन में कहा, तो मैं थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। तुम्हारे दोषी को सज़ा देकर ही तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन याद रखना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखो। कमरे में इस वक्त दादी माँ, प्रीति, रघुवीर जी सभी थे। उसने एक नज़र प्रीति और रघुवीर जी की तरफ देखते हुए कहा, जब तक मैं नहीं आता, आप दोनों में से कोई भी हॉस्पिटल छोड़कर नहीं जाएगा। तुम कहाँ जा रहे हो? प्रीति तुरंत उठकर खड़ी होते हुए बोली, कुछ काम याद आ गया है, उसे करके आता हूँ। मगर कार्तिक, प्रीति, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, वरना मैं नहीं जाता। कहते हुए कार्तिक बाहर निकल गया और प्रीति बेबसी से उसकी तरफ देखती रह गई। लगभग 20 मिनट बाद कार्तिक एक कमरे में बैठा था। चारों तरफ दीवार पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और इस वक्त उसमें रंभा की सीढ़ियों पर जाती हुई तस्वीर थी। यहाँ तक कि रंभा जब नंदी को धक्का देने के लगभग 1 घंटे के बाद सीढ़ी से नीचे उतरी, वह फुटेज भी दिखाई दे रही थी। अब कार्तिक को इस बात को लेकर श्योर हो चुका था कि यह वहम नहीं बल्कि हकीकत है। एक खतरनाक मुस्कुराहट इस वक्त कार्तिक के चेहरे पर थी, ऐसी मुस्कुराहट जो शायद कभी नंदी भी देख लेती तो डर जाती। उसने अपने सेक्रेटरी को कॉल करके अपनी पूरी टीम को बुलवाया। सभी अपने अपने लैपटॉप लेकर इस वक्त एक कमरे में बैठे हुए थे, क्योंकि माया की फैमिली भी वहाँ के रिच लोगों में थी। तो ये बहुत ही साफ था कि माया को नुकसान पहुँचाना उतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उसके परिवार के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रखते थे। कार्तिक ने अपनी पूरी टीम को ऑर्डर दिया था और सभी अपना काम बखूबी करना जानते थे।
और कर भी रहे थे। कार्तिक ने एक नज़र सबकी तरफ डाली। उसकी टीम वाकई में बहुत प्रोफेशनल थी। उससे अच्छा लगा सभी को अपना काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करते हुए देख। आधे घंटे के बाद सब अपने मोबाइल और लैपटॉप को बंद करके एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इस बात का सुकून कि कम से कम अब कार्तिक खुश होगा। सभी एक साथ कार्तिक की तरफ देखते हैं। कार्तिक उन सभी की तरफ देखते हुए बोला, गुड जॉब, आज के लिए तुम लोगों की छुट्टी, गो एंड एंजॉय। सब खुश हो गए थे। आखिरकार कार्तिक जल्दी से अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी नहीं दिया करता था। कार्तिक अपने कमरे से बाहर निकलते वक्त अपने सिक्योरिटी टीम के कुछ खास लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वह जैसे ही कार में बैठा, कार के ड्राइवर की जगह पर उसका एक सिक्योरिटी गार्ड बैठते हुए बोला, रंभा मैडम अपने घर पर नहीं है, आज उनकी बर्थडे पार्टी है तो वो आपको रिसॉर्ट में मिलेंगी। ठीक है, वहीं ले लो। रंभा के जन्मदिन की पार्टी रंभा के पापा के ही एक रिसॉर्ट में रखी गई थी, लेकिन पार्टी का माहौल इस वक्त पार्टी जैसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि सब के सब इस वक्त पार्टी में होने के बावजूद मुंह लटकाए बैठे हुए थे और एक दूसरे से अपने ऊपर आए हुए मुसीबत से कैसे डील करें ये सोच रहे थे। रंभा के पापा ने रंभा को देखते हुए कहा, क्या तुमने कुछ किया है? इसकी वजह से कार्तिक इस तरह से हमारे साथ कर रहा है। ओ कम ऑन डैड, आप मुझे ब्लेम करने लगते हो, रंभा ने कहा। रंभा के चाचा जी गुस्से से वहाँ रखी शराब की बोतल को ज़मीन पर पटक कर तोड़ते हुए कहते हैं, अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो उस कार्तिक ने यूं ही पूरे मार्केट में हमारा साथ छोड़ दिया। तुम जानती हो ना, तुम्हारा तलाक होने के बाद भी उसने हमारे साथ काम करना मना नहीं किया था। लेकिन आज हमारे सारे बिजनेस एसोसिएट्स को पर्सनली फ़ोन करके ये कहा गया है कि अगर वह हमारे साथ डील करते हैं तो कपूर से उनके साथ कभी काम नहीं करेगा। रंभा का भाई भी रंभा पर नाराज़ होते हुए बोला, हमारे सारे बिजनेस एसोसिएट्स हमसे पीछा छुड़ा रहे हैं। इसका मतलब जानती हो, लगभग 1 महीने के बाद हमारे पास खाने को भी पैसे नहीं होंगे। रंभा जानती थी कि उसने क्या किया है, पर उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि कार्तिक ने उसे देख लिया होगा, यह पकड़ी जाएगी। रंभा के घर वाले भी जानते थे कि कार्तिक बिना किसी गलती के आज रंभा की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें उसकी सहेलियां, दोस्त और कुछ बिजनेसमैन एसोसिएट जो कि नज़दीक थे उन्हें भी बुला गया था। वे सारे बिजनेसमैन एसोसिएट्स इस वक्त पार्टी कर रहे थे जब सभी के मोबाइल पर एक एक करके कार्तिक के सेक्रेटरी डिपार्टमेंट से कॉल और मैसेज आने शुरू हो गया था। सबको साफ साफ शब्दों में कहा गया था कि अगर वह सभी आहूजा के साथ काम करते हैं तो इसका मतलब है कि कपूर के साथ फ्यूचर में कभी भी काम करने का मौका नहीं मिलेगा। पार्टी ने सभी मेहमान एक दूसरे को मोबाइल दिखाकर ये बातें कर रहे थे कि वह कपूर उसका साथ नहीं छोड़ सकते हैं और इसलिए बहुत ही जल्द पूरे आहूजा परिवार को भी इस बात की भनक लग गई थी कि पार्टी में मौजूद मेहमान पार्टी इंजॉय नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने मोबाइल पर मिले हुए मैसेज और आए हुए फ़ोन से परेशान हो रहे थे। सभी बिजनेस एसोसिएट्स ने आहूजा को ये बात बता दिया था कि वे उनके साथ रहने के लिए कपूर से दुश्मनी नहीं ले सकते। कुछ ही पल में पार्टी का माहौल, खुशनुमा माहौल ऐसा हो गया मानो जैसे सब कुछ बर्बाद हो गया हो। मेहमान से लेकर रंभा की पूरी फैमिली इस वक्त कुर्सी पर बैठे यही सब सोच रही थी कि कार्तिक ये सब क्यों कर रहा है। पूरा परिवार इस वक्त बैठे यही सोच रहा था कि उनसे क्या गलती हुई है। ये सभी एक एक करके रिसॉर्ट के पार्किंग एरिया में गाड़ियों के टायर घिसने की आवाज़ आनी शुरू हो गई। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गाड़ी किस स्पीड से आई होगी और किस तरह से ब्रेक लगा होगा, ये रिसॉर्ट के अंदर बैठे हुए लोग अच्छी तरह से समझ सकते थे। सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक साथ कई सारे लोगों की जूते की आवाज़ आनी शुरू हुई और वह आवाज़ धीरे धीरे पार्टी हॉल के नज़दीक आती जा रही थी और तभी उस बड़े से दरवाजे को एक लात मारकर कार्तिक ने खोला और अपने चीते की चाल के साथ वो तेज़ कदमों से अंदर आया। उसने एक नज़र घुमाई, रंभा को ढूंढने लगा जो कि वहीं टेबल पर बैठे अपने वाइन के ग्लास को हाथ में लिए हुए थी। रंभा को देखते ही कार्तिक की आंखों एक पल में मानो जैसे ज्वालामुखी की तरह लाल हो चुकी थी। वह तेज़ कदम से रंभा के पास आया। उससे अपनी तरफ आता देख रंभा भी उठकर खड़ी हो गई थी। कार्तिक उसके पास आकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में देखने लगा। रंभा की आंखों में चोरी साफ नज़र आ रही थी। वह आंखें नहीं मिला पा रही थी। तभी कार्तिक का हाथ उठा और एक गाल पर एक थप्पड़ मारा।
रमा झट से अपने चेहरे पर गाल पर हाथ रखते हुए कार्तिक की तरफ देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तभी उल्टे हाथ का थप्पड़ कार्तिक ने रंभा के दूसरे गाल पर भी मारा। रंभा लगभग अपनी जगह से हिल सी गई थी। एक के बाद एक जाने कितने थप्पड़ कार्तिक ने रंभा को लगाए होंगे और वह तब तक नहीं रुका जब तक रंभा की ज़मीन पर गिर ना गई। ये सब कार्तिक ने इतनी जल्दी किया कि रंभा के परिवार वाले भी रंभा की मदद के लिए नहीं आ पाए। रंभा जैसे ही ज़मीन पर गिरी उसने अपने भाई की तरफ देखा। उसका भाई आया और उसे उठाते हुए कार्तिक को देखकर बोला, ये क्या बदतमीज़ी है कार्तिक, इस तरह मेरी बहन को मारना। वो अभी पूरी महफिल में एक एक अभी तुमने कुछ नहीं देखा है। अभी तुम लोगों को बहुत कुछ देखना बाकी है। रंभा के पापा आगे आए और बोले, यही तो हम जानना चाहते हैं कार्तिक, आखिर क्या हुआ है जो तुम इतने नाराज़ हो। कार्तिक रंभा की तरफ उंगली से पॉइंट करते हुए बोला, आपकी जो बेटी है इसने नहीं बताया आपको कि ये क्या करके आई है। रंभा के पूरे परिवार की आंखों में इस वक्त सवाल था और कार्तिक उन लोगों को देखकर समझ रहा था इनमें से किसी को ये बात की जानकारी नहीं है कि रंभा ने क्या किया है। वह आगे बढ़ा, रंभा के बाजू को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या हुआ, क्या करके आई हो, अपने मुंह से खुद बताओगी या मैं बता दूं। रंभा हकलाते हुए बोली, क्या किया है मैंने, तुम झूठे आरोप लगा रहे हो मुझ पर। कार्तिक रंभा के बाजू को छोड़कर रंभा के परिवार की तरफ देखते हुए बोला, आहूजा साहब, आपकी बेटी ने मेरी बीवी पर जानलेवा हमला किया है। उसने उसे मारने की कोशिश की है और वह मेरी बीवी इस वक्त अस्पताल में अपनी ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। आहूजा परिवार हैरानी से देख रहा था। इसने मेरे साथ जो कुछ भी किया, मैंने कभी भी हमारे आपसी रिश्तों में उन बातों को नहीं आने दिया है, लेकिन यह बात मेरी नहीं मेरी बीवी की है। कार्तिक गुस्से से बोला, देखो कार्तिक, हो सकता है ये गलतफहमी हो। रंभा के पापा ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये कोई गलतफहमी नहीं है, सबूत है मेरे पास। कार्तिक उनकी बात को काटते हुए बोला, आहूजा साहब अपनी बेटी की तरफ देखने लगते हैं जो कि सच में इधर उधर नज़रें चुरा रही थी। इसका मतलब साफ था कि जो कार्तिक कह रहा था वह सच था। तो क्या हमारे बिजनेस को इस तरह से बर्बाद करने के पीछे यही कारण था। कार्तिक ने हाँ में अपने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल, बाकी मुझे आप लोगों से कल भी कोई दिक्कत नहीं थी और आज भी नहीं है। ये मेरी बीवी की दोषी है, इससे मुझे दे दीजिए। फिर वह पूरे पार्टी की तरफ देखते हुए कहता है, मैं इन सभी से कह दूंगा कि मैंने जो भी इन लोगों से कहा है वे सारी बातें भूल जाएं। कैसी बातें कर रहे हो तुम कार्तिक, ऐसा नहीं होता। रंभा का भाई सुशील आगे आते हुए बोला, देखो सुशील, अपना बिजनेस या फिर रंभा, आप लोगों क्या चुनना है आप खुद सोच लीजिए। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बाकी आपके पास एक चॉइस है अपने बिजनेस को बचाने का। आहूजा परिवार के हर एक सदस्य के इस वक्त गर्दन झुकी हुई थी। वह ये बात जानते थे कि वे चाहकर भी रंभा को नहीं बचा पाएंगे। आहूजा परिवार में हर कोई जानता था कि अगर कार्तिक अपने पर आ गया तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब कम से कम उनके पास एक मौका तो था अपने बिजनेस को संभालने का। कार्तिक रंभा के बालों को कसकर पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। कार्तिक, यू बस्टर्ड, छोड़ो छोड़ो मेरे बाल, रंभा बोली। कार्तिक उसे घसीटते हुए बाहर लाते हुए बोला, मैं क्या हूँ ये तुम्हें आज पता चलेगा। रंभा साथ मेरे चुपचाप रहने को तुमने कमज़ोरी समझ लिया। रंभा अपने बालों को छुड़ाने की बेशक कोशिश कर रही थी, लेकिन कार्तिक की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह 1 इंच में बालों को हिला भी नहीं पा रही थी। उसे यूं ही बालों से पकड़कर कार्तिक बाहर लेकर आया। इस वक्त पार्किंग एरिया में 2 क्रेन खड़े थे और उन दोनों के बीच में एक पिंजरा था जिसे उसे क्रेन के साथ बांधा गया था। कार्तिक बालों से खींचते हुए रंभा को लेकर आया और उस पिंजरे के अंदर उसे फेंक दिया। रंभा जाकर उस जालीदार सलाखों के जाकर टकराती है, उसके माथे पर चोट लग जाती है और तभी एक आदमी दौड़ते हुए आगे आया और उसने पिंजरे को दरवाज़ा बंद कर दिया। सीढ़ियों से गिरने पर कैसा लगता है मैं तुम्हें महसूस करवाना चाहता हूँ, ताकि तुम ये सब देख सको कि मेरी जान को कितनी तकलीफ़ हुई होगी। आज उसके एक एक दर्द का हिसाब मैं लूँगा तुमसे। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।